रियल एस्टेट डेवलपर इम्तियाज रफ़ी भट्ट डिफेंस में रफ़ी प्लाजा के पेंट हाउस में रहते हैं। कोऑर्डिनेटर अदनान खालिद ने इस्तकबाल किया। आप सुनाएं। वेरी नाइस। खुद गर्मजोशी से मिले। एवा और टेड दोनों पालतू कुत्ते हर वक्त उनके साथ साथ रहते हैं। छठे फ्लोर पर वाक़या पेंट हाउस में उन्होंने मोर, बतखें, खरगोश, तोते, कबूतर, बंदर, फेजेंट और दीगर जानवर पाल रखे हैं। लाहौर के जदीद तरीन इलाके में छठी मंजिल पर पेंट हाउस में जन्नत अर्जी बना रखी है। इसकी बजाय किसी रवायती घर या बंगलों में क्यों नहीं रहते, और ये भी बताएं कि चरिंद परिंद, मोर, बंदर और बहुत सारे जानवरों के साथ अकेले क्यों रहते हैं? सुहेल जी, ज़िंदगी में मैंने अपना जो टेम्परामेंट देखा है वो है नई चीज़ को ट्राई करना, क्या कुछ ना कुछ नया करना, इनोवेशन। जब मैंने लाहौर में कुछ 40 साल पहले प्लाज़ा बनाए तो मैं पहला बंदा था जो लाहौर में टॉल बिल्डिंग्स बना रहा था और शॉपिंग सेंटर्स और वगैरह कर रहा था। फिर मैं पहला बंदा था लाहौर में जिसने फार्म हाउसिंग स्कीम ग्रीन एकर्स बनाई। फिर जहाँ बैठे हैं ये एक कमर्शियल बिल्डिंग थी। जब मैं इसकी छत पे आया, जब ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने देखा DHA नज़र आ रहा है और जो लाइटें नज़र आ रही हैं बाहर, तो मेरे ज़हन में ये आया कि इसकी रूफ टॉप को यूटिलाइज़ कर लिया जाए इन अ फार्म हाउसिंग। तो वहाँ से ये आइडिया बना। हर तरफ जानवर, परिंदे, ये क्यों? मैं ज़ाती तौर पे बेपनाह वीडियोस देखता रहा हूँ और देखता हूँ, और उसमें जो मैंने चीज़ देखी वो ये देखी कि इंसान और जानवरों में बहुत कम फ़र्क है। इनकी जो कॉमननेस है वो ये है सेल्फ प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। जानवरों में भी, इंसानों में भी। इंसान में खाली ये है कि सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्गर है, माइंड की एबिलिटी ज़्यादा है। सो मैं ये समझता हूँ कि लाइफ इंसान की अगर देखनी है तो परिंदे जानवरों से लाइफ देखें। आप बहुत क्लोज हैं उनके। क्या इन जानवरों से आपकी बातचीत होती है? जानवरों में रहें, अच्छे बर्ड्स में रहें, तो आप अल्लाह ताला की एक दिए हुए निज़ाम के करीब रहते। वो आपको लोनलीनेस नहीं रहने देते। वो एक उनकी अपनी हेल्दी एक्टिविटी होती है जो आपके इर्द गिर्द चल रही होती है। यतीम पैदा हुए, गुर्बत बहुत करीब से देखी और अब अरबपति हैं। अमेरिका में वेटर की नौकरी भी की, मगर अब बिजनेस टाइकॉन बन चुके हैं। कामयाबी का वो कौन सा फार्मूला था जिस पर आप चले? सुहेल वराइज साहब, अगर आप कोई शख्स भी नॉर्मल माइंड का है, बैलेंस माइंड का है, और वो अपना ऑब्जेक्टिव बना लेता है सक्सेस का और हर चीज़ सेक्रीफाइस कर देता है उस चीज़ को अटेन करने के लिए, सक्सेस को अटेन करने के लिए, तो मुश्किल काम नहीं है। और पैसा कमाना तो मुश्किल है ही नहीं, जो सेक्रीफाइस करे कमाने के लिए। आप 2 माह के थे कि आपके वालिद रफ़ी भट्ट का फ़ज़ाई हादसे में इंतकाल हो गया। वो कायदे आज़म के साथी थे, लेकिन तारीख में कहीं खो गए थे। आपने अपने वालिद को तलाश कैसे किया और उन्हें दोबारा जिंदा कैसे किया? आप ये देखें पाकिस्तान की बदकिस्मती कितनी, कि रफ़ी भट्ट कितना करीब साथी था कायदे आज़म का, जो आर्काइव से ख़त निकले, तो उसके फौत होने के बाद किसी ने लिखा ही कुछ नहीं। ये उस वक़्त के हिस्टोरियन, उस वक़्त के जर्नलिस्ट का फ़र्ज़ था बताता।
दूसरा मैं कहता हूँ कि अगर रफ़ी भट्ट कायद आज़म की ज़िंदगी में फौत होते, 2 महीने पहले फौत हो जाते कायद आज़म की ज़िंदगी में, तो कायद उनकी कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करते। क्या क्या मुश्किल पेश आई अपने वालिद को तलाश करने में? इंतहा की मुश्किल। और आप ये देखें कि 40 साल पुरानी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, लोग भी मर गए। सैयद रज़ी वास्ती जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के टीचर थे, उनको मैंने इंगेज किया बायोग्राफी के लिए। उन्होंने मुझे कहा 4 साल लगेंगे रिसर्च करने पे बिफोर आई राइट अ लाइन, बिकॉज मैं एक लाइन भी गलत नहीं लिखूंगा। मैं आपको बताऊं कि 7 इयर्स मेरे लगे, 7 साल, सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक अपने दफ्तर में रिसर्च टीम लेकर एक कागज़ आती थी, कभी कहती थी बड़ा मुश्किल काम होता है रिसर्च करना। फिर दूसरी बात मुश्किल आई, जब रफ़ी भट्ट निकला तो उस वक़्त के जो पाकिस्तान मूवमेंट के लोग थे कई, उन्होंने कहा कि ये लड़के के पास पैसा आ गया तो अब अपना बाप निकाल दिया, ये भी एक चीज़ आई। बट वो जब ख़त निकलते हैं या ख़त की किताब, वो ख़त की किताब बनती है, माय डियर कायद आज़म, और बेनज़ीर भुट्टो आके इनाग्रेट करती है, वो बात भी ख़त्म हो जाती है। मेरे वालिद के बारे वो इतनी इंटरेस्टेड थी और मुझे पूछती हैं कि जब तुमने रिसर्च की इनके या करते रहे रिसर्च, तो आपको उनकी रूह आती थी? मैंने कहा मुझे मोहतरमा लगता था जब मैं किताब अपने दफ्तर में फिरता था कि तस्वीरें हैं तो ये हैं। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि जब मैं जेल में थी तो मुझे भुट्टो साहब की रूह आती थी और मेरे से बात करती थी। फिर आपको पता ही है कि पाकिस्तान मूवमेंट के लोग कितने, एक ग्रुप था जो इकट्ठा होता था, उसमें वैसे मजीद निज़ामी और आरिफ निज़ामी ने मेरी अच्छी खासी हेल्प की। शहर के दौलतमंदों में आपका शुमार होता है, आपके पास कितनी दौलत और कितनी जायदाद है? ही नहीं, मैं अमीर हूँ ही नहीं, बिलीव करो। अमीर इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, इतने बड़े बड़े प्लाजे? नहीं, अमीर नहीं हूँ। अमीर बिजनेस टाइकून है? नहीं, बिजनेस टाइकून हूँ, बिजनेस हूँ। अमीर कोई और चीज़ होती है। आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैंने इंटरव्यू देखा टाटा का, रतन टाटा का, तो उसको कहा गया कि तुम अमरानी की तरह अमीर क्यों नहीं हो? उसने कहा मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, वो बिजनेसमैन है। ठीक है, मैं अमीर ज़रूर होता अगर मैं रफ़ी भट्ट की रिसर्च में ना चले जाता। डिवर्ट हो गया, फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ गए। आप सेंट एंथनी में मियाँ नवाज शरीफ के क्लास फेलो भी तो रहे हैं। 4 से 5 साल एक ही क्लास में थे इकट्ठे, बहुत करीबी दोस्त थे। 85-86 का जब उसका इलेक्शन हुआ, मैं बहुत उनके करीब था उनके इलेक्शन के साथ। उनकी वजह से वो जो दौर था, वो मुझे मौका मिला सियासत को बहुत करीब से देखने पे। आप मखदूम अल्ताफ से बड़ी दोस्ती रही? बहुत 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 से दोस्ती रही। एक साफ़ी था इम्तियाज़ सिप्रा, स्पोर्ट्स साफ़ी, उसने एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा, सन सेव्स द फादर, फादर सेव्स द सन। उसका मतलब था कि मैंने बाप को बचाया, हिस्ट्री में निकाला और हिस्ट्री में खड़ा किया, और उसके बाद बाप ने मुझे बचाया कि मुझे गलत नहीं जाने दिया। इसीलिए आज के दिन मैं कहूँगा कि डेवलपर्स 90% पे नैब के केसेस या डिफरेंट वायलेशंस होंगी। मैं एक वाद बंदा हूँ जो अल्लाह के फजल से देयर इज़ नथिंग ऑन मी। तो वो फादर से सन वाली बात आ गई ना। टैक्स कितना देते हैं? अच्छा खासा टैक्स देते हैं। मुझे, हमारे इसमें कोई इशू नहीं है, मेरे CFO को पता है सारा कुछ, मुझे नहीं। कितनी दौलत है, कुछ बताएं तो सही। इस तरह दौलत नहीं है, मतलब एक साइकिल चल रही है बिजनेस की, बिलियंस का। हाँ, साइकिल तो बिलियंस में ही चल रही है, अरबों रुपए का। हाँ, साइकिल तो अरबों की, आजकल तो लाखों की, करोड़ों की तो साइकिल है ही नहीं। यकीन करें कि मैं ये भी बिलीव नहीं करता कि अपनी औलाद को ज़्यादा पैसा दे जाऊँ। मैं बिलीव करता हूँ उनको ट्रेन कर जाऊँ। दूसरी बात है, वराइस साहब किसी के साथ मुकाबले ही कभी नहीं किया। ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं,
मुकाबले के बगैर कामयाब बिजनेस कैसे मुमकिन है? आप अपनी ख्वाहिश में चले, मुकाबला क्या करना? किस बात का मुकाबला किसके साथ? मैं कोई और शख्सियत हूँ, आप कुछ और हैं, वो कुछ और है, मुकाबला किस बात का? जहाँ झगड़ा किस बात का? एक झगड़ा नहीं लाइफ में किया किसी का। लोग खुद झगड़ा डाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं? रिजॉल्व कर लेते हैं। आप एक क्लाइंट मेरा ढूंढ के बताएं जो 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 जिसके पास कंप्लेंट हो कि जी इम्तियाज़ साहब ने हमें रिजॉल्व नहीं किया। सो मेरी फ़िलासफ़ी टूवर्ड्स लाइफ हैज़ चेंज्ड। आजकल मैं 6 से 7 घंटे इंटरनेट पे विजडम देखता रहता हूँ, फ़िलासफ़र्स को देखता रहता हूँ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ मेरा बेपनाह इंटरेस्ट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से नहीं है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और लेकिन खुद कभी दिलचस्पी नहीं ली कि खुद हिस्सा लूँ? नहीं, बिकॉज उसकी वजह, आप पॉलिटिक्स में क्यों जाते हैं? या नाम बनाने जाते हैं, या पैसा बनाने जाते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, या अपनी रिकग्निशन बनाने जाते हैं। रिकग्निशन मेरे पास थी अपने बिजनेस की, नाम मेरे पास अपने बाप का है, और पैसा तो मैंने सियासत में तो दीदी बनाना, वहाँ तो मैंने देना ही है। मोहतरमा के साथ मेरा था अच्छा रिलेशनशिप। अगर सेकंड टाइम वो आती, उसका बहुत डिज़ायर था कि मैं पंजाब में ज्वाइन करूं, तो बट वो देखते। उनकी पसंदीदा पालतू कुतिया एवा मुसलसल उनकी गोद में मौजूद। बीवी के हमरा खुली फजा में नाश्ता किया। नाश्ते में फ्रेश जूस, आमलेट, शहद और ब्राउन ब्रेड खाते हैं। भट्ट साहब अपनी शख्सियत में मुनफरिद और मुख्तलिफ हैं, इनके साथ कैसी गुजर रही है? मुख्तलिफ और मुनफरिद गुजर रही है। कैसे? मियाँ बीवी अगर अच्छे दोस्त हों तो फिर समझ लेते हैं कहाँ स्पेस देनी है, कहाँ नहीं देनी, क्या कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। ओवर टू यू। मैं गुराई साहब ये समझता हूँ कि इंसान की जो स्पिरिट है वो आज़ाद है, और इंसान तभी खुश होता है जब वो अपनी आज़ादी में रह सके। तो शादी पाबंद कर देती है? नॉर्मली शादियाँ पाबंद कर देती हैं। उसमें ये होता है कि ख़वातीन जो है, बीवी जो होती है, जिस दिन आपने निकाह साइन किया नहीं तो वो अपनी तरफ से बीवी बन के बैठ गई। पहले तो सवाल आए थे मुझे टाइम नहीं दे रहा। अच्छा, अब मेरी तरह का काम करने वाला आदमी, आपकी तरह का काम करने वाला आदमी जो 24 आवर्स अपने, मैं तो भट्ट साहब बहुत वक्त देता हूँ, मैं आपकी बात नहीं आप भी जितना टीवी पे नजर आते हैं तो वो बताता है कि वक्त आप कितना देते होंगे, तो वो वक्त नहीं दिया जाता। अब बीवियों का अक्सर होता है कि जी आप मुझे वक्त दे दें। मैं ये समझता हूँ कि वक्त से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है दुनिया में। सो वो दिन आप वो करें जो आपको आपके टारगेट में है, जो आपकी चीज़ों में है। वहाँ पे बीवियाँ तंग करती है बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उस चीज़ की। इनसे जब मेरी शादी हुई 10 साल पहले, तो इनको मैंने पहली ये चीज़ समझाई। मैंने कहा मैं 2 शादियाँ कर चुका हूँ, ये तीसरी है। ये तीसरी है, और मुझे दोनों में ये प्रॉब्लम आई कि कुछ नहीं था, कोई हमारे में डिफरेंस नहीं था, इख्तलाफात नहीं थे। खाली ये थे कि जो उनकी डिमांड्स थी वो मैं पूरी नहीं कर पाता था कि टाइम दूँ। तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो बीवी की बात मानता रहूँ और वो चलता रहूँ और फिर प्रोग्रेस ना करूँ लाइफ में, या फिर अपनी बात मानूँ और प्रोग्रेस करूँ। इसीलिए 2 डाइवोर्सेस भी हुई बिकॉज उनको समझ नहीं बात की आई। झगड़ा घर में रहता था, मैंने झगड़े से बचाने के लिए हाथ जोड़े। और भट्ट साहब अगर ये ज़िंदगी की नाकामी भी तो है, शादियां नाकाम हो जाना? नहीं, नाकामी नहीं है। 50% तो वैसे डाइवोर्स रेट है दुनिया का, 50% रह गया, उसमें से कम से कम 25% आपके सारे घरों में लड़ाई हो रही होती है मियाँ बीवी की, तो नाकामी क्या हुई? भट्ट साहब लेकिन बच्चे जो हैं उनका फिर मुस्तकबिल जो है वो लटक जाता है, नहीं, परेशानी हो जाती है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मेरी पहली बीवी से 2 बेटे थे हैं,
दूसरी बीवी से 2 बेटियां हैं। कि जब मेरी इनकी वालदा से मैंने अलहदगी की और मैंने दोस्ती में तल्लक रख के सेपरेशन की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों पे इफेक्ट आए। और दोनों एक्स वाइफ्स के साथ मेरी इतनी वर्किंग रिलेशनशिप है और बच्चों की हमारी कम्युनिटी है कि उसमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। और उसमें इनका भी बड़ा हाथ है। जब ये आई शादी की, इन्होंने भी बिल्कुल कत्तन ना मेरे बच्चों में इंटरफेयर किया, ना मेरी एक्स वाइफ में इंटरफेयर किया। वो यहाँ आ जाती थी एक्स वाइफ कई दफ़ा अपनी बच्चियों को मिलने या अपने बेटों को मिलने, ये उस तरह ही वेलकम करती थी जिस तरह एक फ्रेंड होती है। तो क्या आप जेलस नहीं होती? तो उसके लिए थोड़ा सा दिल और जहन खुला रखना पड़ता है। अगर आप वो चीज़ों को कहते हैं ना कि सतह पे देखते हैं तो, और अगर ज़रा मैक्रो व्यू देखते हैं तो डिफरेंट। तो अगर आप अपना दिल और जहन खुला रखें और चीज़ों को ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे देखें तो फिर भट्ट साहब की आपको क्या बात अच्छी लगी जो आप लोगों ने शादी का फैसला किया? इम्तियाज़ बहुत अच्छे इंसान है, बहुत धीमे इंसान है, पेशेंस बहुत है। आई हैव फाउंड हिम अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन and an honest person and open. He is what he is actually. ये नहीं है कि इनका जाहिर कुछ तो बातिन कुछ, जो ये बिल्कुल दिल दिमाग खुला, ना कुछ छुपाया ना कुछ अपना। आप अमीर आदमी थे इसलिए आपने डील कर लिया। एक गरीब आदमी ऐसी सिचुएशन में चला जाए तो वो कैसे बच्चों को और बीवियों को सेटल करे? मेरी जान अमीर कहाँ थे, मैं यतीम था, 2 महीने का था, मेरा बाप फौत हो गया। सारा सेल्फ मेड किया। और अगर आपकी बात मैं मान लेता हूँ, जब मैंने सेपरेशंस की और डिवोर्स की, मेरे पास इनफ पैसा था टू सपोर्ट देम। पहली दोनों शादियाँ कितने साल रही? पहली कोई 12 साल थी, दूसरी कोई 10 साल थी। अब आपके कितने साल हो गए? 10 काउंटडाउन शुरू हो गया। लेकिन जब हमारी शादी हुई थी तो वो आपने कहा ना कि आप तो अमीर आदमी हैं, तो उस वक्त फाइनेंशियली सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट। आई हैव बीन अ वर्किंग पर्सन, मैं बैंकर रही हूँ। आई वर्क फॉर 20 years। घर पर वालिद रफ़ी भट्ट की कायदे आज़म के साथ तारीखी और नायाब तस्वीर हर तरफ आवेज़ा कर रखी हैं। ये कायदे आज़म रफ़ी भट्ट के घर डिनर पे आए, सरदार शौकत हयात, ये बलदेव सिंह, ये ममडोट, इफ्तिखार ममडोट, ये मिनिस्टर थे अपने ज़माने में। वाल्टन लाहौर की करीबी बस्ती में जिना रफ़ी फाउंडेशन स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल मिस नौशीन कुरैशी ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। क्लासरूम्स का दौरा किया। यहाँ पर गरीब बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म, जूते और दोपहर का खाना मुफ्त फराहम किया जाता है। बच्चों को फर्दन फर्दन प्यार भी किया। गरीबों की बस्ती में जिना रफ़ी फाउंडेशन स्कूल खोलने के पीछे फलसफा क्या है? सोच ये थी और है कि ये जो गरीबों की बस्ती है, जहाँ पे लोग गरीब रहते हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके वहाँ पे स्कूल खोला जाए। और जब हमने एडमिशन्स ली तो एडमिशन्स की जो कंडीशन थी वो ये थी, प्रिंसिपल को जो मैंने दी, मैं कहा जो सबसे गरीब बच्चा हो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो। तो फिर ये पता चला कि ये जो बच्चे आए हैं इनकी माएँ 4-4 घर में, 3-3 घर में 5-5, 7-7 हज़ार रुपये की मुलाजमत कर रही हैं। वालिद शायद रक्षा चला रहा है,
कभी कभी किराए पे रिक्शा चला रहा है। तो ये बच्चे बग़ैर जूतों के, बग़ैर सीरियसली डिसेंट कपड़ों के आए थे, तो दिल दुखता था। तो तब फिर इनको यूनिफॉर्म डाल दिया और सारा कुछ किया, तो आज आपने बच्चे देखे हैं कि एट पार हो गए हैं 2 साल के अंदर विद एनी अदर स्टूडेंट ऑफ देयर एज। इस एक स्कूल पर माहाना कितना खर्च हो जाता है और क्या आप फंड्स जमा करते हैं या ज़ाती जेब से देते हैं? मैं ज़ाती जेब से देता हूँ और तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए महीना इस एक स्कूल पे खर्च आता है। दुनिया भी घूमे हैं, पाकिस्तान के भी हर हलके में जाते हैं। हुस्न कैसा अच्छा लगता है आपको? बहुत ज़बरदस्त। हुस्न के बगैर ज़िंदगी है कोई नहीं। और परिंदों में देखो तो नर खूबसूरत हैं, मादियाँ खूबसूरत नहीं हैं, सब परिंदे। और इंसानों में देखो तो औरत ज़ात हुसीन है। हुस्न में अच्छा क्या लगता है? नाक, बाल, आँखें, क्या अच्छा लगता है? ये मुश्किल है कहना। आपका दिल करता है एक हुसीन चीज़ के साथ, मर्द हो या औरत हो, और स्पेशली अगर ऑपोजिट सेक्स है तो आपका दिल चाहता है उससे इंटरेक्ट करने का, आपको मज़ा आता है उस बात का, बेशक आपकी नीयत साफ भी हो। तो आई मीन हुस्न तो एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में लेकर चलती है, और हुस्न बदलते भी रहते हैं। हुस्न का तस्वुर बदल क्यों जाता है? क्योंकि लाइफ में आप खुद बदलते रहते हैं, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। बल्कि अगर आप पुराना कोई दोस्त देखें, अपना 20 साल 30 साल पुराना दोस्त जो स्टैटिक रह गया हुआ है, आप उससे 15 मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर वाक़े रफ़ी ग्रुप के हेड ऑफिस आए। जीएम एडमन कर्नल रजा ने इस्तकबाल किया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ गवादर प्रोजेक्ट पर मीटिंग की। दोनों बेटे भी मौजूद थे। बड़ा बेटा शहरयार अब ग्रुप का सीईओ, जबकि दूसरा बेटा शाजल एमडी है। अपने दफ्तर में आए। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट बिजनेस से आपने बहुत कुछ कमाया, नाम बनाया। ये शोभा नीचे से नीचे क्यों जा रहा है? देखिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है ना, ये साइकिल में होता है। वैसे साइकिल में होता है। इस वक्त तो जब पनामा लीग आई आज से 3 साल पहले, तो मेरे व्यू के साथ पाकिस्तान का सारे बिजनेसेस 90% खड़े हो गए थे। पनामा लीग ख़त्म हुई तो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन ने भी अनसर्टेनिटी डाली। जब इलेक्शन आ गया, इमरान खान जीत गया। इमरान खान अभी जीता नहीं, महीना भी नहीं गुजरा तो PMLN कहने लग पड़ी कि ये काबिल ही नहीं है, काम ही नहीं कर सकता, किसी काबिल नहीं है। वो नेगेटिविटी आ गई। फिर नैब शुरू हो गई, और नैब ने स्टार्ट ही डेवलपर्स से किया, कराची से किया, बिल्डिंगें तोड़, ये कर वो कर। नजायज़ बिल्डिंगें भी थी, बट वो एक्शन हुआ तो लोग सहम गए, इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गई। वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनसे इस शोबे में बेहतरी आ सकती है? पाकिस्तान की इकॉनमी मूव करेगी चाइनीज़ CPEC के साथ। सो CPEC इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की इकॉनमी को उठाएगा और पाकिस्तान को एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। और ये वक्त दूर नहीं है, करीब है। ज़्यादातर डेवलपर तो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के बड़े शहरों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप गवादर पर तवज्जो दिए हुए हैं, ऐसा क्यों? एक फोर्थ साइट होती है। मैं 2005 में गया ग्वादर और मैंने लैंड्स खरीदी वहाँ पे, और सस्ती लैंड्स खरीदी, बिकॉज 2005 में ही मैं क्लियर था कि CPEC आएगा और चाइना की एक्सपेंशन थ्रू ग्वादर होगी। तो वराई साहब, बिजनेस में मार्जिन्स ही वो होती हैं जहाँ पे आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाएं। बाकी तो भेड़ चाल होती है। जब भेड़ चाल शुरू हो जाती है रियल एस्टेट में, तो तब प्रॉफिट्स नहीं होते, तब फिर भेड़ चाल के बाद रफड़ शुरू हो जाते हैं। अब तक कितने मकानात, कितने प्लाजे और कितने घर बना चुके हैं, और अंदाजन कितनी नौकरियां लोगों को दे चुके हैं? कोई
25 बिल्डिंगें बनाई होंगी और कोई 3 से 4 हज़ार दुकानें होंगी, कोई 1,500 अपार्टमेंट्स होंगी और नॉर्मली कोई 150-200 एम्प्लॉई होता है हमारा हर वक्त। कश्मीरी भट्ट ख़ानदान से हैं, अक्सर कश्मीरी तो बहुत शौक से खाना खाते हैं, आप बहुत ही कम क्यों खाना खाते हैं? राय साहब, ये ऐसा शौक़ है जो मैंने कॉन्शियसली इसको कम किया और मैं समझता हूँ कि जितना कम खाओ उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा बंदा फिट फील करता है। और खाने के बारे में मैं पर्टिकुलर भी नहीं हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, बल्कि अगर खाना, कश्मीरी तो बड़े होते हैं। बिल्कुल बात ठीक कहते हैं। घर जाते हैं, ख़ानदान में जाते हैं तो वो स्वाए रात को पका क्या, सुबह क्या खाना है और दोपहर को क्या खाना है, खाने के अलावा वो बात नहीं करते, वाकई नहीं करते। सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको अपने वालिद की? बहुत सॉफ्ट है, कभी नहीं डांटा, कभी कोई चीज़ से रोका नहीं, कि मगर हमेशा गाइड किया और कहा कि अगर ये करना है, इफ़ यू वांट टू डू अ स्टूपिड थिंग देन डू इट राइट। तो और बाप भी हैं, मगर मैं कहूँगा दोस्त ज़्यादा हैं। किसी चीज़ पे इख्तलाफ भी करते हैं? बाप बेटों में इख्तलाफ तो चलता रहता है। किस चीज़ पे होता है? मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अप्रोच, एक सोच होती है एक चीज़ हैंडल करने में, मगर हमने अक्सर तौर पे देखा है कि टाइम दे तो एंड में वो ही ठीक निकलते हैं। हर चीज़ इनके बारे में अच्छी है, वर्क एथिक बहुत अच्छा लगता है और डेडिकेशन टू फैमिली। इनकी जितनी इन्वॉल्वमेंट अपने चारों बच्चों के साथ हैं, स्पेशली मी एंड माय ब्रदर, तो वी गिव हिम द क्रेडिट कि जो हमारे आज के वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं टू लाइफ, वो इनसे भी, इनकी ही इमेज में बने हुए हैं। कोई गिला भी है आपको इनसे? थोड़ा बहुत। क्या? काम से ज़्यादा प्रायोरिटी ये देते हैं अपनी लर्निंग में। अब मैं इनको कहता हूँ कि पापा आप ज़्यादा हैंड्स ऑन हुआ करो, ही इज़ टू सॉफ्ट विद आज का जो निज़ाम है इधर, यू हैव टू बी वेरी हैंड्स ऑन। आप कह लें कोई एम्प्लॉइज़ को आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उसके नताइज क्या निकलते हैं? नहीं, वो फिर मैं और मेरे भाई आगे तो माशाल्लाह वी आर वेरी हैंड्स ऑन। तो इनकी विजन होती है, हमारी मेहनत होती है तो कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल, लेकिन लोगों की लर्निंग के लिए मैं करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है आपकी बहनें दूसरी वालदा से हैं, शादियाँ हैं, इस पे आप किस तरह से फील करते हैं अपने वालिद के बारे में? आप यकीन करें, वी हैव नेवर फेल्ट कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर कोई स्कैटर्ड है। माशाल्लाह पापा ने हमेशा ये कभी फील ही नहीं होने दिया, और हमारी जो वालदा हैं उन्होंने भी इसमें बड़ा हमारा, आप कह लें, ख्याल रखा है इस चीज़ पर कि हमें कभी फील ना हो कि हमारे पेरेंट्स की लहदगी है। और बहनें हमारी सगी बहनों से भी ज़्यादा हैं प्यारी हमें। हेड ऑफिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। रात को घर वापस आए। इशाइये पर तीसरी बीवी के साथ साथ दोनों बेटे भी अपनी बेगमात के साथ मौजूद थे। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और शिकायत तो मुझे इनसे कोई अभी तक हुई नहीं। एंड व्हेन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द फैमिली तो ये बहुत वेलकमिंग थे एंड अपनी बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। एंड व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट हिम इज़ कि बहुत फ्रेंडली हैं एंड इट डजंट सीम लाइक कि मैं फादर इन लॉ से बात कर रही हूँ। तो एक अच्छे फ्रेंड की तरह हम कॉन्वर्सेशन करते हैं और एडवाइस देते हैं। So I'm very happy about that. Yes, I like Dada. I love you, Dad. I love everybody with my mom and Dad. Good. That's great. That's great. He loves everybody. जब मेरी शादी को भी 4 months ही हुए हैं, तो मैं जब आई तो पापा ने मुझे कहा कि आज से तुम मेरी अब बेटी हो
और शाजिल नंबर 2 पर है, और तुम्हें कभी कोई उसने तंग किया तो डायरेक्ट बस मेरे पास आ जाना है। और उसके बाद से वैसे शाजिल ने मुझे कंप्लेन का कोई मौका भी नहीं दिया, लेकिन आई ऑलवेज नो दैट पापा's डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर मी। तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल रिलेशनशिप एंड आई रियली एंजॉय लिविंग विद हिम। सर्दी का मौसम और रात का समा, फैमिली ने बॉनफायर एंजॉय किया। खुद कम खाने के बावजूद उनका अंदाज़े मेज़बानी भरपूर और कश्मीरियों जैसा था। खाने में मछली, पालक पनीर, बिरयानी, मटन कोरमा, चपली कबाब से तवाज़ो की गई। आप रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं, दूसरी तरफ आपको सब्ज़ा और नेचर भी पसंद है, मगर असल में तो जहाँ रियल एस्टेट डेवलप होती है वहाँ से सब्ज़ा और नेचर ख़त्म हो जाती है। तो इसका क्या हल किया जाए? जहाँ रियल एस्टेट डेवलप होती है वहाँ पे नेचर भी डेवलप की जाती है नए स्टाइल के साथ। वो तो शुरू वक्त जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है प्रोजेक्ट, तब उसका सब्जा ख़त्म हुआ होता है। नित नई हाउसिंग कॉलोनियाँ बनने से सब्जियों और फसलों के लिए जगह भी तो कम हो रही है। फसल के लिए जगह तो कम होगी, बट पाकिस्तान की ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है। हम कोई जापान की तरह या हांगकांग की तरह लैंडलॉक तो नहीं है, ना कोई ऐसी ज़मीन के कम है। सो ये जो एक्सपेंशन है ये नॉर्मल है। आबादी आप अपनी देखें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 5 साल के अंदर 50 लाख घर बनाने का वादा कर रखा है। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? बहुत मुश्किल है, नंबर बहुत मुश्किल है। ये मेरे इल्म में है कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, बट जो फार्मूला वर्कबल है वो अभी तक उस तरफ नहीं पहुंचा सिचुएशन, बिकॉज इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट लैंड्स इन्वॉल्व हैं, फिर इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसमें बैंक फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है। खाली घर बनाना तो नहीं होता, उसको किसी के ज़िम्मे भी डालना होता है। चीज़ें तो रुकी हुई हैं, चलने के साथ ही चीज़ें चलती हैं। मलेशिया के एजाज़ी कौंसल जनरल रहे, सारी दुनिया में घूमे फिरे भी हैं। कौन से इस्लामी मुल्क का तरक्याती मॉडल पाकिस्तान को अपनाना चाहिए? मैं मलेशिया का कौंसल जनरल रहा 22 साल 23 साल। मैं प्राइम मिनिस्टर माथर से भी 2-3 दफ़ा मिला क्लोजली, एम्बेसडर से मेरा बड़ा तल्लक था। ये मुझे कहते थे हमेशा कि मैं जब हम बात करते हैं पाकिस्तानियों के साथ या गवर्नमेंट के साथ, आप लोग तो हमारे से ज़्यादा ज़हीन हैं, बट आप तरक्की क्यों नहीं कर रहे? हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा मॉडल कॉपी करो। मेरा जवाब ये होता था कि हम आपका मॉडल ले ही नहीं सकते। आपका दुश्मन कौन है? आप कितनी वॉर्स लड़े हैं? आप न्यूक्लियर हैं? आपको ये अपनी थ्रेट है? आपको इतनी सी थ्रेट थी, सिंगापुर के साथ झगड़ा था, उन्होंने 2 जहाज़ उड़ाए थे तो आपने वो झगड़ा छोड़ दिया था। मैं कहा हम तो झगड़े में पड़े हुए हैं, हमें अपने आप को डिफेंड करना है। इकॉनमी से पहले मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपकी इकॉनमी ठीक होगी, इसको धिक्का लगेगा, और इसको धिक्का चाइना का, सी पैक का, 1 बेल्ट 1 रोड का लग रहा है और लगेगा, और आपको ये नज़र आएगा साल 2 साल 3 साल के अंदर। मौसीकी तो अच्छी लगती होगी, गुलकारा कौन सी अच्छी लगती है? जो अच्छा गाना है वो अच्छा लगता है, मगर मैं शौकीन ज़रूर हूँ। अपने घर में डिनर्स पे गज़ल इवनिंग या गाने की इवनिंग भी रखता हूँ, और उस वक्त जो अच्छा गुलकार लगे उसको बुलाता हूँ। और अदाकारा कौन सी अच्छी लगती है? मेरा ख्याल है सबा कमर या माविश हयात, ये 2-3 देखते हैं। अब हम आउटडेटेड हो गए हैं इन अदाकारों से।